तो कक्षा 6 बीजगणित के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं। पहले कुछ परिभाषाएं जान लें, फिर उसके बाद हमारा काम चलेगा। तो इसमें सबसे पहला आता है चर राशि और अचर राशि, है ना। इनका काम क्या होता है? तो चर राशि वह राशि होती है कि जिसका मान बदलता रहता है। बदलता रहता है मैंने हर बार अलग अलग सवालों में अलग अलग समय में मतलब उसका मान हर बार बदल जाएगा। उदाहरण जैसे ए किसी समय मान लीजिए किसी लिया है, तो ए का मान 2 आता है, 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है। ये उस सवाल के मान पर निर्भर करता है। तो ऐसा करके ये ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड हम कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह है हिंदी के जो शब्द होते हैं, काका गागा से आवा सा से लेके कुछ भी, या आप राम श्याम मोहन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं रहता। ठीक है ना। तो चर राशि हम किसी चीज को भी मान सकते हैं और जिसका मान हर सवाल में बार बार बदलता रहेगा। ठीक है। तो अब ये अक्षर क्या है? बदलता तो रहता, कैसे बदलेंगे, कैसे पता चलेगा? कि जो हमारी मूलभूत गणितीय संक्रियाएं हैं कौन कौन सी होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसका ये पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं? जैसे मान लीजिए 2a और 4a को जोड़ना है। तो 2a और 4a जुड़ के कितने हो जाएंगे? 6a। अर्थात a कहीं 2 थे या फिर 4 मिलके कितने हो गए? 6। मतलब a का मान अब यहाँ पर है ना 6 के साथ जुड़ा मतलब लगा हुआ है। जो भी a का मान होगा उसमें 6 का गुणा होगा, ऐसा करके। जैसे 2a, अब 2 तो है, 2 तो स्थिर राशि है, तो 2 का a का मान जो भी आएगा उसमें 2 का गुणा होगा। ऐसे आगे इसका और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये जो राशियां हैं वो इनका पालन करेंगी, है ना। यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग जिसके साथ आएगा उसी संक्रिया का पूरे तरह पालन करते हैं। और अचर राशि क्या होती है? अचर राशि वह होती है जिसका मान नहीं बदलता। जैसे मान लिया अभी हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, या जो भी आ जाएगा वो यहाँ भी वही अंक कहलाएगा, दूसरे सवालों में भी वही अंक कहलाएगा, यानी कि अचर कहलाएगा। तो इसका मान कहीं नहीं बदलेगा। ठीक है। अब आगे एक समझ लेते हैं कि बीज गणित में चर का मान निश्चित नहीं होता। अभी अभी हम लोगों ने देख लिया, यह विभिन्न मान ग्रहण करता है, यानी हर बार बदलता है। ठीक है। और व्यवहारिक रूप में हम चरों की सहायता से विभिन्न संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। अब संबंधों को कैसे कैसे व्यक्त करेंगे, क्या करेंगे, ये समझने के लिए अब हम आते हैं एक पैटर्न पर। एक शब्द है पैटर्न, उसको समझते हैं पहले। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रतिरूप या पैटर्न क्या होता है। तो प्रतिरूप या पैटर्न के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक कंचा रखा हमने, फिर यहाँ पे 2 कंचे रखे, फिर यहाँ पे 3 कंचे रखे। अगर हम ये देखें, आपसे बात करें कि अगर हमने यहाँ पर 1 कंचा रखा, यहाँ पर 2 कंचे रखे या 3 कंचे रखे, तो आगे हम क्या क्या रखेंगे? तो आगे रखेंगे, देखेंगे एक पैटर्न बढ़ रहा है कि इसमें से एक एक हर बार बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर कुछ रखना भी चाहेंगे तो यहाँ पे हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 कंचे रखे जाएंगे, है नहीं। तो ये एक क्या बन रहा है? ये एक प्रतिरूप बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, इसी को पैटर्न कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कंचे रख दिए, ठीक है। अगली बार हमने 4 कंचे रख दिए, 2 और कंचे, मतलब 2 कंचे फिर 2 कंचे और। अब हम बोले कि अगली बार हम क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ा के रख रहे हैं हम, 2 कंचे रखे हैं, 2 कंचे और रख रहे हैं। तो इससे अगर हम एक पैटर्न बनाए तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक 2 इधर और 2 इधर, यहाँ पे यहाँ 6 कंचे रखना पड़ेंगे। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, इसी को हम प्रतिरूप कहते हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए 1 त्रिभुज बनाया, यहाँ पर ये 2 त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर 3 त्रिभुज बना लिए। अब इसको देख के अब बताओ कि आगे हम क्या करें। तो सीधी सी बात है, 1 बना है, फिर 2 बन रहे हैं, फिर 3 बन रहे हैं। तो इसके पैटर्न को अगर हम देखें, इसके प्रतिरूप को ध्यान से देखें, तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 त्रिभुज रखने पड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसी को हम कहते हैं पैटर्न या प्रतिरूप। और इस पर कुछ सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक सवाल लेते हैं कि क्या आप f के प्रतिरूप बनाने के लिए कोई नियम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक माचिस की तीली ले लेते हैं, उसमें से f बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका नियम कैसे बन सकता है। तो
माचिस की तीली से एक यहाँ लगाई तीली ऐसे, ठीक है, और एक तीली यहाँ लगाई, ठीक है, ये ऐसे बढ़ा लो। फिर एक तीली को यहाँ रख दिया, एक तीली को यहाँ रख दिया। देख लीजिए एफ की आकृति नजर आ रही। तो कितनी तीली हो रखी है? 1 2 3 4, 4 तीली हो गई। तो एफ बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी अभी निकाली हमने? 4, ठीक है। तो अगर यदि हम इसका नियम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें? एक सारणी बनाते हैं। एक सारणी से हमको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि अब हमको नियम कैसे बने। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हुआ क्या है वो कर लेते हैं। तो एफ बनाया ना, तो एफ की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, एफ की संख्या, और इसमें दूसरी तरफ बना लेते हैं कि कितनी तीली लगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो एफ बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, आवश्यक तीलियों की संख्या, ठीक है। ये अब इसका एक हम सारणी बना लेते हैं। ये बन गई हमारी सारणी, ठीक है। अब इसमें से देखें, यहां पर हम इसको विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एफ बना रहे हैं तो कितनी तीली लग रही है? देखिए 4, ठीक है। यानी कि एक बार में 4 लगी, तो 2 बार में कितनी ले जाएगी? 4 और लग जाएंगी, है ना। यानी 1 गुणे 4 ऐसा कर लो चाहे, और अच्छा रहेगा समझ में। तो 3 बनाने में क्या कितनी लग रही हैं? 3 गुणे 4, और 4 बनाने में 4 गुणे 4, 5 बनाने में 5 गुणे 4, 6 बनाने में 6 गुणे 4। अब इस तरह बढ़ाते चले जाएं। यानी कुल कितनी लगी? एक में कितनी लग रही है? 4, 2 में कितनी लग जाएंगी? 8, 3 में कितनी लग जाएंगी? 12, 4 में कितनी लग जाएंगी? 16। ऐसे करके इनको बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। अब यदि मैं मानूं कि ये जो इसकी संख्या कितनी है, एफ की संख्या ज्ञात करनी है, प्रतिरूप बनाने में एफ की कोई नियम लिखना है। तो अब मैं मान के चलूं यहाँ पर बहुत सारी और हो गई। अब मुझे पता नहीं कौन सी एक है, एन की निकालनी। तो मैं ये प्रतिरूप में देखूंगा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें किसका स्थिर चीज का गुणा हो रहा है? 1 में 4 लग रही है। तो ये 4 का जो है n के साथ आ जाएगी, तो n में भी तो 4 का गुणा हो जाएगा। तो इसको क्या है? 4 में n का गुणा बन जाएगा 4n, क्योंकि अचर राशि पहले लिखते हैं, चर राशि बाद में लिखते हैं। तो क्या बन गया? तो 4n बन गया। क्या बन गया? 4n। इस तरह इसका प्रतिरूप निकलता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या आप f के प्रतिरूप बनाने के लिए कोई नियम लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बना दिया। ये देखो कैसा बना कि f के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या n है। f के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक के लिए नियम, अभी नियम निकाला ना, क्या बनेगा? 1 के लिए 4, तो 2 के लिए 8, ऐसे बढ़ते चले जाएं। तो n के लिए कितनी हो जाएंगी? 4n। तो बनाने के लिए नियम क्या है? 4n लगा के हम चाहे जितने भी, जैसे मान लो हमको 6 का ज्ञात करना है, तो n में 6 लिखेंगे और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। देख लो, 6 में 4 का गुणा होता है 24, ही 24 तीलियां लिखेंगे, इसमें भी लगा लो, ठीक है। तो इस तरह ये हम जो है पैटर्न का कोई भी पैटर्न का नियम निकाल सकते हैं, या पैटर्न के आधार पर किसी भी चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे दूसरे सवाल लेंगे हम।